आज हम बात करने वाले हैं गाची अखूटा के एपिसोड नंबर 14 की। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो टेंशन मत लो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। अब तक हमने देखा था कि एंजिन और बाकी लोग नो मैन्स लैंड से वापस निकल रहे थे। एंजिन बोलता है, हमेशा मैं ही गाड़ी चलाता हूं क्योंकि बाकी कोई चलाएगा तो सब के सब सो जाएंगे। जोक। और ग्रीस की ड्राइविंग तो इतनी बेकार है कि पता नहीं कब गाड़ी खाई में कूद जाए। वूडो नोटिस करता है कि वियो के पैरों पर निशान बने हुए हैं, यानी रमलिन का स्पेल हर चोट नहीं भरता। वो बस उन्हें किसी बड़े जानलेवा अटैक से बचाता है, और वैसे भी ज्यादातर हमले तो एनसी ने ही किए थे। एंजिन कहता है, नो मैन्स लैंड आने का यही तो रिस्क है भाई, हमें किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। तभी उसे पास में एक सिटी दिखती है और सब वहीं चले जाते हैं। वूडो को यह जगह कुछ जानी पहचानी लगती है। ये वही डॉक्टर का क्लिनिक था जहां वो पहले भी आया था, और वो बूढ़ी डॉक्टर अब भी पहले की तरह सब पर चिल्ला रही थी। एक पेशेंट गुस्से में बोलता है, मैं अब कभी इस बूढ़िया के पास नहीं आऊंगा। इतनी चिल्लाती है कि इसके पास कोई आता ही नहीं। लेकिन एंजिन हमेशा इसके पास आता है क्योंकि उसे ये औरत कमाल की डॉक्टर लगती है। वो उन पहले डॉक्टर्स में से एक थी जिन्होंने बॉडी पॉल्यूशन का इलाज शुरू किया था, लेकिन उस पर साइड इफेक्ट हो गया। इसी वजह से वो अब हर वक्त चिल्लाती रहती है। उसका नाम है एलिस, और वो दरअसल एशिया और ऑगस्ट की दादी है। उनके पेरेंट्स अब नहीं हैं, तो वो दोनों कभी कभी उनसे मिलने आते रहते हैं। और एशिया ने डॉक्टरी भी अपनी दादी से ही सीखी है। सब लोग इलाज करवाते हैं और फिर एशिया और ऑगस्ट मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। वो कहते हैं, बादल आने वाला है, छुपने की जगह देख लेना। अब यहाँ बादल का मतलब स्पेयर से है। वो बादल की तरह घूमता है और जहां जाता है वहां कचरा बरसाने लगता है। इससे बचने के लिए लोगों ने सेफ जोन्स बना रखे हैं। जो इस कचरे में फंस जाते हैं वो मर भी जाते हैं। इसीलिए सबको स्पेयर से नफरत है। कोई भी अगर ऊपर जाकर बदला लेने की कोशिश करता है तो बॉर्डर पर ही मारा जाता है। ये अब भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वूडो और वो एंजल कैसे बॉर्डर पार करके जिंदा बच गए। वूडो कहता है, पता नहीं, पर मैंने कुछ देखा था, शायद भूल गया हूं। तभी एंजिन का फोन बजता है। सेमियो कॉल करती है और कहती है, जल्दी हेडक्वार्टर्स वापस आ जाओ, गुंडों ने हमला कर दिया है। एंजिन अब पीछे के रास्ते से हेडक्वार्टर्स में एंट्री करता है। ये गुंडे असल में अटैकर्स कहलाते हैं। इनके पास कोई पावर नहीं, बस हथियार है। एक आदमी तो आरपीजी से ही हेडक्वार्टर पर फायर कर देता है। वो लोग यहाँ रूडो को पकड़ने आए थे क्योंकि वो एक स्पराइट है। वो धमकी देते हैं, उसे हमें सौंप दो वरना पूरी बिल्डिंग उड़ा देंगे। लेकिन ये बस ध्यान बटाने का प्लान था। कुछ लोग साइड से बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर जब वो अंदर गए तो देखा रॉकेट से बिल्डिंग को खरोंच तक नहीं आई। सैमी बताती है, ये बिल्डिंग शूटन की परमिशन से ही खुलती है। जब तक वो ना चाहे कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर सैमियो खुद बाहर आती है और अटैकर्स पर हमला कर देती है। वो लोग उस पर रॉकेट फेंकते हैं, लेकिन सैमियो उसे बीच में पकड़कर उसी की तरफ वापस फेंक देती है। वो गोलियां चलाते हैं, लेकिन सैमियो ऐसे बचती है जैसे टाइम ही स्लो हो गया हो। आखिर में वो सबकी जबरदस्त पिटाई लगा देती है। एंजिन भी आ जाता है और सैमियो कहती है, ये तो मामूली गुंडे थे, असली खेल तो अभी शुरू होगा। वो एक गुंडे से पूछती है, तुम्हें किसने बताया कि हमारे पास स्पेराइट है? एंजिन कहता है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद सब एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां एक आदमी बैठा था जो सोच रहा था, मैं रोज यहां आता हूं अपनी थकान मिटाने। यहां अच्छा खाना और अच्छे लोग मिलते हैं, बस इन गिवर्स को छोड़कर। ये लोग तो पूरी जिंदगी एक ही चीज से चिपके रहते हैं। इनकी आंखें भी कितनी अजीब लगती हैं। तभी उसकी नज़र रूडो पर पड़ती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। रूडो बोलता है, हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है और तुम लोग यहाँ बैठकर डिनर एंजॉय कर रहे हो? एंजिन हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, ब्रेक लेना भी तो जरूरी है। रियो बोलती है, हर मिशन के बाद हम ऐसे ही साथ में डिनर करते हैं। खाएंगे तभी तो आगे लड़ने की ताकत मिलेगी। वो हंसते हुए कहती है, और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब हम पर हमला हुआ हो। रूडो पूछता है, तो क्या हर बार सेमियो ही उन लोगों की धुनाई करती है? एंजिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई, सेमियो से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। रूडो फिर पूछता है, वो इतनी स्ट्रांग है
तो फिर रिसेप्शन पर क्यों बैठी रहती है? एंजिन समझाता है उसके ग्लासेस में आईसाइट की पावर है, लेकिन उससे वो ट्रैश मॉन्स्टर्स नहीं मार सकती, और वैसे भी वो खुद ऑफिस में काम करना चाहती थी। हर गिवर का काम लड़ाई करना नहीं होता, समझा? रियो बोलती है ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कैसे करता है। जो लोग पूरी पावर यूज करते हैं वो बन जाते हैं अटैकर्स, और बाकी जो डिफेंस करते हैं वो कहलाते हैं डिफेंडर्स। रूडो कहता है मुझे और भी अलग अलग टाइप के गिवर्स को देखना है। तभी वहां 3 क्लीनर्स आ जाते हैं। ये थे टीम चाइल्ड के मेंबर्स। रूडो तुरंत पहचान लेता है कि इनमें से एक वही है जिसने उसकी लॉलीपॉप खा ली थी, तो वो फटाफट अपना खाना छिपा लेता है। वो लड़की गीता रूडो से मिलने आती है, पर रूडो उसे पहचानता नहीं। वो कहती है जब तुम पहली बार हेडक्वार्टर्स आए थे तब मैं भी उसी कमरे में थी। उसका नाम गीता है, दूसरे बच्चे का नाम है डियरसा, और उनके लीडर का नाम है ब्रोसा। गीता उत्सुक होकर पूछती है ऊपर की दुनिया कैसी होती है? तभी ब्रो उसे रोकता है, ऐसी बातें बाहर मत करो, हेडक्वार्टर्स से बाहर तक बात फैल जाएगी। एंजिन भी कहता है आसपास के लोग सुन लेंगे कि रूडो ऊपर से आया है। अटैकर्स को भी ये बात इसी बार में पता चली थी। कोई अनजान आदमी आया और उन्हें ये इन्फो फ्री में दे गया। शायद वो लोग टेस्ट करना चाहते थे कि हेडक्वार्टर्स में घुसना कितना मुश्किल है। पर गीता फिर भी पीछे पड़ जाती है। रूडो बताओ ना, तुम्हारा फेवरेट काइजू कौन सा है? एंजिन बोलता है लगता है ये सब रेडर्स का ही काम है। रूडो अब थोड़ा सीरियस हो जाता है और दूर जाकर बैठता है। हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी उसके बगल में बैठा एक आदमी बोलता है क्या हुआ बेटे, कोई गुंडे पीछे पड़े हैं क्या? वो आगे कहता है वो जरूर रेडर्स होंगे, सुना है आजकल वो किसी चीज के पीछे पड़े हैं, और उनका नया बॉस तो बहुत खतरनाक है। जिस चीज पर उनकी नजर पड़ जाए वो हासिल कर पे ही छोड़ते हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। फिर वो आदमी अपने बैग से एक जोड़ी जूते निकालता है। रूडो उन्हें देखते ही सन्न रह जाता है, क्योंकि वो तो एमओ के जूते थे। अब रूडो समझ जाता है कि उसके सामने जो आदमी बैठा है वो कोई आम इंसान नहीं, वही है रेडर्स का बॉस, और उसके साथ वही पोर्टल वाली लड़की भी बैठी हुई थी। तभी टीवी पर न्यूज आती है एक बड़ा तूफान आने वाला है। बॉस मुस्कुराते हुए बोलता है मैं ही रेडर्स का लीडर हूं, और हमेशा वेदर रिपोर्ट देखना चाहिए, क्योंकि तूफान किसी भी रूप में आ सकता है। इतना सुनते ही रूडो और बाकी सारे क्लीनर्स उस पर अटैक करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तभी वो लड़की पोर्टल खोल देती है, और देखते ही देखते रूडो और बॉस दोनों उसमें खिंच जाते हैं। एंजिन रूडो का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो और बाकी सारे क्लीनर्स भी पोर्टल में गिर जाते हैं, और वो लड़की भी अचानक गायब हो जाती है। अब सिर्फ ग्रेस, फोलो और टॉमी ही बाहर रह जाते हैं। बाकी सारे क्लीनर्स एक गुफा जैसी जगह में जाकर गिरते हैं, और उनके सामने रेडर्स का बॉस और उसकी पूरी टीम खड़ी होती है। रूडो का गुस्सा अब चरम पर था। वो आगे बढ़कर चिल्लाता है बताओ तुम लोगों ने एमओ के साथ क्या किया? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।